हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एसएससी जीडी वाले जो भी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनका मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता होने के लिए मैं दुआ भी करता हूं भगवान से कि आपको जल्द से जल्द भगवान आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपको एक बढ़िया पोस्ट आपको मिले। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि चैनल जो है दोस्तों, हमारा जो जीएस एग्जाम सॉल्यूशन है, यह मोनेटाइज हो गया है मित्रों, आपके सहयोग और प्यार से। तो एक काम करेंगे मित्रों, हमारे चैनल पे जो भी ऐड आता है उसको प्लीज़ देखें, ताकि थोड़ा सा अर्निंग हमारी भी हो जाए और आपको एक बहुत ही अच्छा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड मैं कराऊँ। ठीक है। तो आप ऐड देखेंगे और एक आपको ये करना है कि आपको कमेंट करके बताना है कि क्या वीडियो पे ऐड आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। तो सभी लोग इतना सहायता कर देंगे। बाकी तो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं एकदम ज़बरदस्त आपको तैयारी कराऊंगा ही। तो चलिए आज स्टैटिक जीके के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टैटिक जीके एसएससी कांस्टेबल बैच वाले जो भी हैं मेरे मित्र, वो आप स्टैटिक जीके चलिए सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने ही दिया हुआ है 4 और इसमें से सही विकल्प देना है। विकल्प है 26 नवंबर, बी है 22 नवंबर, सी है 24 नवंबर और डी है 28 नवंबर। ठीक है, तो इसका विकल्प आपको चयन करना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो हो जाएगा 26 नवंबर। ठीक है, प्रतिवर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प ए जो आपका दिख रहा है आपको, वो सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सूर्य है, सूर्य के नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी के नजदीक आपका कौन होगा मित्रों? ये शुक्र होगा। तो आपके विकल्प में अगर जो शुक्र कहीं दिख रहा है तो यह सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है कौन? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। ठीक। तो चलिए विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? विकल्प आपके सामने, बहुत ही चुनिंदा चुनिंदा प्रश्न मैं आपको आज लेके आया हूँ एसएससी जीडी के वाले क्लास में, स्टैटिक जीके का। तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट में कमेंट करके हमें बताएंगे अपना आंसर। विकल्प है वित्त मंत्रालय, बी है वित्त सचिव, सी है भारतीय रिजर्व बैंक और डी है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो आपके सामने 4 विकल्प दे दिया गया है। अब इसमें से आपको चूज करके बताना है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। आपके सामने 4 विकल्प है, इसमें से जो सही विकल्प होगा आरबीआई। आरबीआई का तात्पर्य आपका भारतीय रिजर्व बैंक से है। ठीक है, आरबीआई जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से आरबीआई, आर मतलब आरबीआई इंडियन रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आपका विकल्प जो सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत में करेंसी नोट जो है आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। चौथे नंबर का प्रश्न है मित्रों कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? यानी केंद्रीय मुद्रा जो जारी करता है वो बैंक कौन है? विकल्प है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प बी है बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प सी है भारतीय स्टेट बैंक और विकल्प डी है भारतीय रिजर्व बैंक, वही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन बताया। तो वो भी क्या करता है? भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करता है। ठीक है, तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, विकल्प डी। चलिए पांचवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? विकल्प है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए, कोयना बांध जो है मित्रों वो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र आपका क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा कि कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसी तरह छठवें नंबर का प्रश्न है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विकल्प है सातकर्णी, बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी है सिमुक और डी है हाला। देखिए, सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि एक साउथ की मूवी है जिसमें बाला कृष्णा गौतमी पुत्र सातकर्णी का रोल निभाते हैं। तो बहुत गजब की मूवी है, देखेंगे तो
ये आपका विकल्प भी हो जाएगा सही। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया। विकल्प है बाबर, बी है शेरशाह सूरी, सी अकबर और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए भारत, ये बहुत क्वेश्चन आपको बार बार एकदम रिपीट करता है, पूछता है, बहुत ज़्यादा बार ये पूछ चुका है। तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो था वो था अकबर। तो अकबर आपके को जो विकल्प में दिख रहा है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो हमारे विकल्प में जो विकल्प सी है वो क्या है अकबर से रिलेटेड है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे कि 8वें नंबर का प्रश्न है आपका गले में खराश। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने दिन लागू रह सकता है। विकल्प है 3 महीना, बी है 9 महीना, सी है 5 महीना और डी है 6 महीना। तो देखिए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी समय अवधि होती है 6 महीने, यानी 6 महीने तक वो लागू रहता है। ठीक है, संशोधन के द्वारा घटा बढ़ा दिया जा सकता है वो अलग बात है, लेकिन 6 महीना इसका एक अवधि है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो होता है 6 महीने के लिए होता है। तो विकल्प आपका जो डी दिख रहा है इसका हम चयन करेंगे 6 महीना। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है। जिस तरह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है। आपके सामने विकल्प है लोकसभा के सदस्य, बी है राज्यसभा के सदस्य, सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो देखिए लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, न कि राज्यसभा, न कि राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। तो जो विकल्प आपका ए है ये सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है। विकल्प है रत्न, बी है कैवल्य, सी है निर्वाण और डी है जीन। तो देखिए जैन धर्म में जैसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके लिए एक शब्द का निर्माण किया गया है जो जिसे कहते हैं कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य का अर्थ है कि इसको जैन धर्म में जो व्यक्ति रहता है उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो कैवल्य से संबंधित है पूर्ण ज्ञान, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान से संबंधित है कैवल्य। तो कैवल्य इज अ राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि भारत के किस राज्य में वो टाइगर स्टेट कहा जाता है। यानी भारत का कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर है। विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है मणिपुर। तो मित्रों भारत का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, इसे भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश आपके विकल्प में सी है, तो सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। चलिए 12 नंबर पे चर्चा करेंगे कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। विकल्प है कर्नाटक, बी है असम, सी है मणिपुर, डी है उत्तराखंड। तो देखिए फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में चमोली स्थान जो है, चमोली जिला, उसे फूलों की घाटी कहा जाता है चमोली को। ठीक है, तो उत्तराखंड खंड में पड़ता है। तो विकल्प आपका डी जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। विकल्प है गोदावरी, बी है सिंधु, सी है गंगा और डी है कोसी। तो देखिए वैनगंगा और पैनगंगा जो है गंगा नदी की नहीं सहायक नदी हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप भूल के भी गंगा नदी को टच नहीं करेंगे, टच करेंगे गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की जो वैनगंगा और पैनगंगा है ये सहायक नदी है। तो जो विकल्प ये आपका दिख रहा है इसका हम चयन करेंगे सही। 14वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारत में जो महान्यायवादी पद है इसका विचार आपके सामने विकल्प के माध्यम से चयन करेंगे। ए है जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी है कनाडा। तो देखिए ब्रिटेन से लिया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी का पद होगा, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका विकल्प बी में दिख रहा है, तो विकल्प बी का हम चयन सही में करेंगे। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आपके सामने ये विकल्प दिया हुआ है, विटामिन ए, बी है आपका विटामिन B6, सी है विटामिन B12 और डी है विटामिन डी। तो देखिए विटामिन जो आपका B12 है इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। जो आपका विकल्प सी है इसका हम सही चयन करेंगे, विकल्प सी सही होगा।
विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। 16 नंबर के प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। विकल्प है 1865, 1901, 1922 और 1921। तो हड़प्पा दयाराम साहनी के नाम को आप सुने होंगे इतिहास में। उन्होंने 1921 में क्या किया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो 1921 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया। विकल्प ए है 1959, बी है 1961, सी है 1952 और डी है 1955। तो देखिए देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 1959 में लागू किया गया था। शायद राजस्थान राज्य में लागू भी किया गया था। तो मतलब 1959 में ये लागू किया गया था। तो विकल्प जो आपका ए है इसका हम सही चयन कर देंगे। चलिए 18 नंबर के प्रश्न को देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है महाराणा बोरिस और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन और जो बात करें कि सबसे पहले किसने किया भारत में, तो दादा भाई नौरोजी जी थे। उन्होंने भारत में सबसे पहले इसका आकलन किया था। किसका, राष्ट्रीय आय का, दादा भाई नौरोजी। तो जो आपका विकल्प बी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। विकल्प है गंगा, बी है कावेरी, सी है यमुना और डी है सतलज। तो मित्रों आगरा की बात करेंगे तो आगरा से आपको याद होगा कि ताजमहल भी वहीं स्थित है। तो ताजमहल भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा शहर भी आपका क्या है कि यमुना के किनारे स्थित है। ठीक, तो जो विकल्प आपका सी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वें नंबर का प्रश्न मित्रों, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। उदासीन यहाँ पूछ रहा है तो देखिए पीएच स्केल हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये बीच में क्या कर देते हैं 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कर लीजिए। तो देखिए जो पीएच पैमाने में आपका 7 दिखता है, 7 से इधर आपका 1 2 3 4 5 6 तक जो है संख्या, इसको हम अम्लीय कहते हैं। अम्लीय के रूप में दर्शाते हैं पीएच पैमाना पर। और जो 7 होता है इसे हम कहते हैं उदासीन। यानी जिस भी वस्तु का पदार्थ का अगर जो पीएच मान 7 रहेगा तो वो उदासीन है। उसके बाद 7 के बाद आपका जब भी डिजिट बढ़ेगा तो ये हो जाएगा क्षारीय। 7 से अधिक जब भी इधर होगा पॉइंट में 1 2 3 हो जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक, 6.9 तक अम्लीय रहेगा। 7 जहाँ होगा ये आपका उदासीन हो जाएगा और 7.1 जहाँ भी हुआ वो क्षारीय हो जाएगा। तो 7 जो होता है पीएच स्केल पे उसे उदासीन के रूप में उसको देखा जाता है। किसी भी वस्तु का पदार्थ का अगर जो पीएच वैल्यू 7 रहता है तो उदासीन के अंदर आता है, जैसे आपका जल। ठीक है, तो अम्लीय और क्षारीय और उदासीन आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब यहाँ समझ में आया होगा। तो डी आपका विकल्प सही होगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है किस राज्य में स्थित है। विकल्प है सिक्किम, बी है मणिपुर, सी है राजस्थान और डी है जम्मू कश्मीर। तो कंचनजंगा जो पर्वत है दोस्तों ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। तो आपका सिक्किम हो जाएगा सही उत्तर। तो विकल्प ए आपका सही होगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। विकल्प है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी है महात्मा गांधी। तो देखिए बाल गंगाधर जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि स्वराज जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जो विकल्प आपका बी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर का प्रश्न मित्रों, रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं। विकल्प है हवा की आर्द्रता, बी है वायु वेग, सी है भूकंप की तीव्रता और डी है पानी का खारापन। तो आप जानते हैं रिएक्टर स्केल मतलब भूकंप। भूकंप की तीव्रता जो है आपकी मापी जाती है किससे मित्रों, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो जो विकल्प आपका सी इसमें दिख रहा है मित्रों ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता।
24 नंबर का प्रश्न है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। विकल्प है अग्न्याशय, बी है अमाशय, सी है मस्तिष्क और डी है आपकी आंत। तो देखिए जो आंत होता है ये टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। तो इस तरह से विकल्प आपका जो डी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है। विकल्प है बांग्लादेश, बी है चीन, सी है पाकिस्तान और डी है नेपाल। देखिए जो भारत है इसकी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। लगभग 4000 किलोमीटर सीमा जो है यह आपके बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है भारत का सीमा। तो विकल्प ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एसएससी CHSL 10+2 का भी अब बैच स्टार्ट होगा तो उसके लिए वेट करिए। जो लोग ही मेरे प्रशंसक हैं वो लोग अगर जो कमेंट करके एक बार बता दें कि एसएससी CHSL 10+2 का शूट कर दिया बैच चल स्टार्ट कर दिया जाए तो कल से उस बैच को स्टार्ट कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।